मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों, इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ आप जिस भी फील्ड में जो भी करना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं करने के लिए, बिल्कुल जोश, जुनून और जज्बे के साथ उसकी तैयारियों में जुट जाइए और उसे करने लगिए। और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मगर मैं इस लाइन से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। कभी कभी कोशिश करने वालों की भी हार हो जाती है। और अगर आप ये सोच कर चलेंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बाई चांस आपकी हार हो गई, तो आप पूरी तरह टूट जाएंगे। तो इसलिए ये सोचते हुए कि शायद हम सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, मगर असफल हो गए तो टूटना नहीं है पूरी तरह से। और असफल हो भी गए तब भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा, आपको एक ज़िंदगी में एक्सपीरियंस रहेगा। और आप किसी भी फील्ड में, चाहे स्टडीज़ हो या कोई और फील्ड हो, आप उसमें पूरी तरह पूरे मन से काम करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप सफल हो जाएं। और असफल भी हो गए तो उसका एक्सपीरियंस आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया? और यह आमंत्रण किया है नेपाल ने। नेपाल में आज की तारीख 20 तारीख को आम चुनाव होने हैं। और यह भारत और नेपाल के संबंधों में एक ऊंचाई कही जाएगी कि अभी हाल ही में चाइना के घटनाक्रमों की वजह से जब वहाँ पर ओली सरकार थी, तो उस समय भारत और नेपाल के संबंधों में कुछ खटास आई थी, मगर धीरे धीरे भारत और नेपाल के संबंध सुधर रहे हैं। और देखते हैं इसके बारे में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं, उनको नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। यह आमंत्रण नेपाल के चुनाव आयोग ने दिया है। और इस महीने की 20 तारीख जो आज ही है को नेपाल में आम चुनाव होने हैं। और राजीव कुमार नेपाल में राजकीय अतिथि के रूप में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। राजीव कुमार काठमांडू और आसपास के इलाकों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। तो हाल ही में आज नेपाल में चुनाव होने, और नेपाल और भारत की सीमा काफ़ी लगती है। और स्थल मार्ग से यहाँ पर आने जाने के लिए आपको किसी भी तरह के वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सिक्योरिटी को देखते हुए 72 घंटों के लिए भारत और नेपाल सीमा को अभी बंद कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। और एयरलाइंस के थ्रू आप अगर जाते हैं नेपाल में तो उसमें आपको पासपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरुण गोयल, जो कि एक IAS अधिकारी रहे हैं, उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये पंजाब कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। और वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एवं चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। जो परिषदीय निकाय चुनाव जो होते हैं, इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि जो भारत निर्वाचन आयोग है, जिसे हम चुनाव आयोग के नाम से जनरली जानते हैं, यह राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन कराता है, जिसे हम सांसद के चुनाव या विधायक के चुनाव कहते हैं। और संविधान का भाग 15 जो है वो चुनावों से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? और बेंगलुरु शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और यह इंडिया ग्लोबल फोरम यानी कि IGF का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसको बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात शहरों और केंद्रीय मंत्रियों, नीति निर्माताओं और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को एक साथ लाया जाएगा। इसमें आप कह सकते हैं जो टेक इंडस्ट्री के बड़े चेहरे हैं, बड़ी कंपनीज़ के मालिक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, नीति निर्माता यानी कि जो नीतियां बनाते हैं हमारे IAS अधिकारी, सेक्रेटरी वगैरह, और वैश्विक व्यापारिक नेताओं जो कि ग्लोबल लेवल पे जाने माने चेहरे हैं राजनीति के। और इसके साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए। यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप जो कि $1 बिलियन यानी लगभग
7,300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन गेन कर लेता है तो उसको यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ माना जाता है। तो ये सब लोग एक साथ आएंगे इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में। और इसके पिछले संस्करणों की मेज़बानी दुबई और यूके में की गई थी। और दुनिया भर की सरकारों और उद्योग के अन्य नेताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और यूके के प्रधानमंत्री, जो कि मेज़बानी कर रहा था, उसके बोरिस जॉनसन जैसे सम्मानित वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ITTF एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? और वह आज बनी है मनिका बत्रा। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनिका बत्रा एशिया कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने जापान की हिना हायता को प्लेऑफ में हराया। जो जापान की हिना हायता हैं, ये विश्व की 6ठे नंबर की खिलाड़ी मानी जाती हैं टेबल टेनिस में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? और यह उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नए डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसका नाम है डोनी पोलो। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जो पूरी तरह से नई जगह पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस तरह के एयरपोर्ट को बनाते वक्त हर उस बात का ध्यान रखा जाता है जिससे कि पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो और एयरपोर्ट पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो। जैसे कि एयरपोर्ट का जो एरिया होता है उसमें से एक परसेंटेज तय है कि इतने एरिया में आपको ग्रीनरी लगानी ही लगानी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है उसमें से होता है कि हम सोलर पैनल लगाकर कम से कम कितना परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी को सोलर पैनल के थ्रू ही यूज़ करेंगे जिससे प्रदूषण कम हो। और आसपास के एरिया में भी उससे निकलने वाले जो भी प्रदूषित चीज़ें हैं उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? और फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है अरब देश कतर में। और इस आयोजन की शुरुआत आज से ही हो रही है और इसमें आज पहला मैच खेला जाएगा। इसमें कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उसका पहला आयोजन 1930 में उरुग्वे में किया गया था। और आज जो पहला मैच खेला जा रहा है वो इसका जो मेज़बान देश है अरब देश कतर और जो सबसे पहला आयोजन किया गया था उरुग्वे, इन दोनों के मध्य में इसका आज का पहला मैच खेला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? और यह सम्मान दिया गया है दलाई लामा जी को। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो को गांधी मंडेला फाउंडेशन का शांति पुरस्कार दिया गया और ये इस फाउंडेशन की ओर से दिया गया पहला शांति पुरस्कार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस जेल को अनाज के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है? और जेल का खाना जो कि काफ़ी बदनाम है, इस पर हम लोग बचपन में कविता भी सुनते थे कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। काफ़ी डरावना होता था, मगर ये एक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से। और यह जो जेल है यह है फर्रुखाबाद ज़िले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को भोजन की गुणवत्ता के मामले में 5 स्टार की रैंकिंग दी है। और इस तरह से फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल यह उपलब्धि हासिल करने वाली यूपी की पहली जेल बन गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा टाउनशिप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? और यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर और ऊंचा करने के लिए सरकार अब अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर राज्य में एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने जा रही है। यूपी में खुलने वाली यह एजुकेशन टाउनशिप देश की पहली टाउनशिप होगी। इससे प्रदेश के युवाओं को बेहतर उच्च श्रेणी की शिक्षा मिलेगी और युवा दक्ष होंगे और देश दुनिया में जाकर अपना करियर बना सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 20 नवंबर यानी आज मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। वैसे तो भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर, क्योंकि उन्हें बच्चों से काफ़ी प्यार था। मगर विश्व में यह बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व भर में बाल दिवस मनाने का विचार VK कृष्णा मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया था। और 1959 में जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों के घोषणा पत्र को मान्यता दी थी, उसी दिन के उपलक्ष्य में 20 नवंबर की तारीख चुनी गई है।
और 1989 यानी 1989 में इसी तारीख को बच्चों के अधिकारों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 191 देशों ने संयुक्त रूप से पारित किया। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।